दोस्तों हाल ही में मैंने वेपन्स नामक एक अमेरिकन हॉरर मिस्ट्री फिल्म देखा है जिसे जैक क्रेगर डायरेक्ट करे हैं। ये फिल्म कल ही थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई है एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप इस फिल्म को थिएटर में जाके जरूर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। रेटिंग्स की बात की जाए तो ये फिलहाल फ्लक्चुएट हो रही है। स्टिल रिकॉर्डिंग के टाइम पे IMDb पे इसे मिले हैं 8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 96% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 90%। अब 8 अगस्त को इस साल 3-4 हॉरर फिल्में रिलीज हुई हैं और सब की सब अच्छी ही थी। कोइंसिडेंटली 8 अगस्त को मेरा बर्थडे भी था और इस बर्थडे पे मैं थिएटर जाके बस हॉरर फिल्में ही देख रहा था। अब जिन फिल्मों को भी मैंने देखा है उसकी एक्सप्लेनेशन तो मैं लेके आऊंगा ही, लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में हम वेपन्स मूवी की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे बातें करेंगे। नीडलेस टू से कि वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स होने वाली है, तो आप इस बात का ध्यान रख के ही आगे बढ़िएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे की वॉइस ओवर सुन पाते हैं हु वाज सेइंग कि 2 साल पहले मेब्रुक पेंसिल्वेनिया में एक रात 2:17 पे 17 बच्चे अपने घर से दौड़ते हुए भागे और फिर उनका कोई पता नहीं चला। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि ये 17 गायब होने वाले बच्चे मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल के एक ही क्लास के बच्चे थे। उस क्लास में कुल 18 बच्चे थे जिनमें से 17 गायब हो गए और बचा तो सिर्फ एक बच्चा जिसका नाम है एलेक्स। उस क्लास की टीचर जस्टिन गैंडी अगले दिन अपने क्लास में सिर्फ एलेक्स को बैठा पाती है और ऐसे में शी वाज शॉक्ड। अब गायब हुए बच्चे के पेरेंट्स क्लास टीचर जस्टिन पे ही इल्जाम डाल रहे थे कि वही बच्चों को कुछ ऐसा सिखाई होगी जिससे बच्चे ऐसी हरकत किए हैं। तुरंत ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है जिसमें जस्टिन से पूछताछ होती है, देन एलेक्स से भी काफी पूछताछ होती है, लेकिन इन दोनों का कहना था कि उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था सिवाय इस बात के कि वो सारे 17 बच्चे रात के ठीक 2:17 पे ही घर से दौड़ के भागे थे, क्योंकि कुछ घर में सेफ्टी अलार्म्स थे जो कि सेम टाइम पे रिंग किए। देन कुछ घर में सीसीटीवी कैमरास भी थे जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि ये बच्चे दौड़ते हुए भागे थे और इनके दौड़ने का स्टाइल भी थोड़ा अलग था, मतलब नरूटो रन जैसा। तो दोस्तों ये थी मूवी की सेटअप और इस पॉइंट पे फिल्म हमें अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी और मैं भी आपको उसी वे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले कहानी क्लास टीचर जस्टिन के नजरिए से दिखाई जाती है, जहां सभी गायब बच्चे के पेरेंट्स जस्टिन पे इल्जाम डाल रहे थे। स्कूल का प्रिंसिपल एंड्रयू मैथ्यूज यहाँ जस्टिन को डिफेंड करता है, सेइंग कि इस सब में जस्टिन का हाथ नहीं है, लेकिन एक पेरेंट जिसका नाम आर्चर ग्राफ था वो पूरा का पूरा इल्जाम जस्टिन पे ही डाल रहा था। इस मीटिंग के बाद उस रात जस्टिन अल्कोहल लेने शॉप पे जाती है, जहाँ जेम्स नामक एक ड्रगिस्ट बंदा उससे कुछ पैसे मांगता है। इस जेम्स बंदे को आप याद रखिएगा। जस्टिन उसे इग्नोर करके किसी तरह घर जाती है क्योंकि जस्टिन को डर था कि कोई पेरेंट गुस्से में उस पर हमला ना कर दे। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स तो ऑलरेडी अननोन नंबर से उसे कॉल करके धमकाने लग गए थे। अब अगली सुबह जस्टिन पाती है कि उसकी कार पे किसी ने पेंट से बड़ा सा विच लिख दिया था। ऐसे में जस्टिन पुलिस में कंप्लेंट डालती है और यहाँ हम एक पॉल नामक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो कि जस्टिन से क्लोज है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को हाई करते हैं। ना स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल मार्कस साफ मना करते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि एलेक्स उसकी क्लास में अकेला बच्चा था जो कि गायब नहीं हुआ, तो ऑलरेडी एलेक्स की बहुत इंटरोगेशन हो चुकी है पुलिस से एंड मेनी डिपार्टमेंट से। मोरओवर पेरेंट्स के प्रेशर में मार्कस जस्टिन को कुछ दिन काम छोड़ के ब्रेक पे जाने के लिए कहते हैं, वरना माहौल बिगड़ सकता है। न चाहते हुए भी जस्टिन को ब्रेक पे जाना पड़ता है, लेकिन जस्टिन यहाँ एलेक्स को फॉलो जरूर करने लग गई थी। उस रात जस्टिन एक बार में जाती है जहाँ पॉल उससे मिलने आता है। इनके बीच रीसेंट इवेंट्स को लेके बातें होती हैं और जस्टिन क्लियरली ड्रंक थी। इनफैक्ट वो पॉल को भी पिलाना चाहती थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पॉल भी ड्रिंक कर लेता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ सो लेते हैं। और यहाँ अजीब बात ये थी कि पॉल ऑलरेडी शादीशुदा था। जी हाँ दोस्तों, पॉल की पत्नी का नाम डोना है और ये बात जस्टिन को भी पता है। स्टिल ये दोनों इंटीमेट हुए। इनफैक्ट ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अब अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करती है और वो एलेक्स से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन एलेक्स जस्टिन को उसका पीछा करने से ना सिर्फ मना करता है बल्कि वो दूर भागता है। जस्टिन फिर भी हार नहीं मानती और वो एलेक्स के घर पे जाती है। वहाँ नॉक करने पे कोई दरवाजा नहीं खोलता और ऐसे में जस्टिन नोटिस करती है कि घर के हर एक विंडो को पेपर से कवर कर दिया गया था। जस्टिन को एक विंडो में थोड़ा गैप दिखता है और वहाँ से अंदर झांकने पे जस्टिन एलेक्स के पेरेंट्स को
अजीब तरह के ट्रांस स्टेट में सोफा पे मूर्ति की तरह बैठा पाती है। ये देख जस्टिन डर जाती है और तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है, सेइंग कि मार्कस को एलेक्स के घर पे चेकिंग करनी चाहिए इन अ लीगल वे, ताकि एटलीस्ट वो देख सके कि एलेक्स सेफ है या नहीं। अब उस रात जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर ही अपनी कार में होती है ताकि वो घर पे नजर रख सके। देर रात जस्टिन की आंख लग जाती है और तभी एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है। घर से एलेक्स की माँ अपने हाथ में कैंची लिए एकदम अजीब तरह से चलते जस्टिन की कार तक आती है। देन वो चुपके से कार में घुस के जस्टिन के थोड़े से बाल काट लेती है। जस्टिन जो कि सो रही थी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब यहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज होती है, यानी अब कहानी आर्चर ग्राफ नामक बंदे के नजरिए से दिखाई जाएगी और आर्चर ग्राफ का बेटा मैथ्यू भी गायब हुआ है। आर्चर वही बंदा है जो कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जस्टिन पे चिल्लाया था। देन जब जस्टिन लिकर शॉप में गई थी तो आर्चर उसका पीछा किया था। आर्चर ही जस्टिन की गाड़ी पे पेंट से विच लिखा था और वो जस्टिन पे नजर रख रहा था क्योंकि उसे जस्टिन पे ही शक है। आर्चर बार बार पुलिस से पूछता है कि क्या उसका बेटा मिला, लेकिन पुलिस के पास कोई भी अपडेट नहीं होती है। ऐसे में आर्चर खुद बार बार अपने बेटे मैथ्यू के भागने वाली वीडियो देखता है क्योंकि उसके घर के बाहर भी कैमरा था जिसमें मैथ्यू के भागने की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। इस वीडियो में मैथ्यू अगेन पर्टिकुलर स्टाइल में भागा था, मतलब वो नरूटो रन होता है ना वैसा कुछ, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागा था। आर्चर तुरंत टाउन मैप पे अपने घर से मैथ्यू के भागने वाले डायरेक्शन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करता है। इसके बाद आर्चर एक और विक्टिम फैमिली के घर पे जाके उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है एंड देन उनकी बेटी बेली के भागने की डायरेक्शन देखता है। देन वो मैप पे उनके घर से लाइन ड्रॉ करता है और ये दोनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। इसका मतलब ये दोस्तों कि भागने वाले बच्चे इसी इंटरसेक्शन पॉइंट की ओर गए हैं और शायद वहीं कहीं आसपास हैं। अब ये सब रिसर्च करते वक्त एकदम से आर्चर को जस्टिन की कार दिखती है और जस्टिन एक गैस स्टेशन पे फ्यूल लेने खड़ी थी। आर्चर तुरंत जस्टिन के पीछे जाके उस पर चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन तभी एकदम से हम प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं जो कि बच्चों की तरह ही अजीब वे में दौड़ रहे थे। इतना ही नहीं, वो एकदम लहूलुहान थे और लग रहा था मानो वो किसी ट्रांस स्टेट में हैं। देन वो भागते हुए सीधा जस्टिन पे हमला कर देते हैं। आर्चर यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस को देख के ऐसा लग रहा था मानो वो किसी के वश में हो और उनका सिर्फ एक मकसद है, दैट इज जस्टिन को खत्म करना। जस्टिन किसी तरह स्टोर के अंदर भागती है और मार्कस आर्चर से बच के जस्टिन के पीछे भागता है। इन शॉर्ट यहाँ आर्चर और जस्टिन मिलकर किसी तरह मार्कस को रोकने की कोशिश कर रहे थे और मार्कस को देख के तो ऐसा ही लग रहा था मानो उस पे वशीकरण हुआ है। यहीं पे ये वाली सीन कट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जस्टिन और आर्चर दोनों को थोड़े नाइटमेयर्स आए थे ड्यूरिंग देयर पर्सपेक्टिव्स, और दोनों की ही जो नाइटमेयर्स थे उसमें एक अजीब बूढ़ी औरत दिखती थी जो कि क्लाउन जैसी दिख रही थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो इसके बाद वापस से पर्सपेक्टिव चेंज होता है जहां हम कहानी ऑफिसर पॉल के नजरिए से देखेंगे। ऑफिसर पॉल की बीवी टाउन से बाहर गई होती है और वो पुलिस स्टेशन जाता है। ये वही दिन है दोस्तों जब जस्टिन पुलिस स्टेशन गई थी क्योंकि उसके कार पे कोई विच पेंट कर दिया था। जस्टिन और पॉल की नजरें मिलती है, दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं और इसके बाद पॉल अपनी ड्यूटी पे कार से निकलता है। रास्ते में उसे वही ड्रगिस्ट जेम्स दिखता है जो कि किसी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पॉल जेम्स को चेज करता है और फाइनली उसे अरेस्ट करता है। नाउ सर्च के दौरान पॉल जेम्स के पॉकेट में हाथ डालता है और पॉल को एक नीडल चुभ जाती है। ये जरूर जेम्स की ड्रग्स लेने वाली नीडल होगी और गुस्से में पॉल जेम्स को पंच कर देता है। अब दोस्तों पॉल का ये असॉल्ट एक्शन उसके कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई थी, यानी कि अगर ये रिकॉर्डिंग कोई हायर ऑफिसर देख लेता है तो पॉल पे असॉल्ट का इल्जाम लग जाएगा और इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए पॉल यहाँ जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस शर्त यह है कि आज वाली घटना के बारे में तुम किसी को मत बोलना और इस टाउन में दोबारा मत दिखना। जेम्स तुरंत फ्री होकर भाग खड़ा होता है। इसके बाद ही पॉल को जस्टिन का मैसेज आया था, फॉलोइंग विच पॉल बार में जस्टिन से मिला और दोनों उस रात इंटीमेट भी हुए थे। अगली सुबह पॉल अपने घर जाता है जहां उसे पता लगता है कि उसकी बीवी डोना जल्दी घर वापस आ गई थी। डोना पॉल को बाहर से आता देखती है और वो समझ जाती है कि जरूर पॉल उस पे चीट किया है विद जस्टिन। इससे डोना भड़क जाती है और वो एक दुकान में जस्टिन पे हमला कर देती है। जस्टिन किसी तरह डोना के अटैक से बचती है और दुकान वाला डोना को संभालता है। वहीं पॉल अपने पुलिस स्टेशन जाता है और असॉल्ट वाली बात अपने कैप्टन को बताता है। कैप्टन कहते हैं कि अगर जेम्स उसकी कंप्लेंट ना करे तो पॉल को कुछ नहीं होगा और जो वो रिकॉर्डेड फुटेज है वो 1 महीना में अपने आप ओवरराइड हो जाएगा। ये सब बात के बाद पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है जहां वो जेम्स को पुलिस स्टेशन की तरफ आता देखता है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स को देख वो एकदम भड़क जाता है, सेइंग कि मैंने तुम्हें वापस आने से मना किया था। एंड देन पॉल उसका पीछा वापस से शुरू करता है। इस पॉइंट पे कहानी वापस ब्रेक करती है और अब हम जेम्स के पर्सपेक्टिव से कहानी को देखेंगे। तो जेम्स एक ड्रगिस्ट है जो ड्रग्स खरीदने के लिए 1000 झूठ बोलता है और छोटी मोटी चोरी भी करता है। वो जस्टिन से भी उस रात पैसे मांग रहा था जब जस्टिन अल्कोहल लेने दुकान में गई थी। अब चोरी करने के लिए वो एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और पॉल उसे पकड़ लिया था। पॉल से छूटने के बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वो कुछ सामान चोरी करके पॉन शॉप में बेच देगा, देन उससे जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे उसे नशे का सामान खरीद लेगा। इसी सिलसिले में जेम्स
जेम्स एलेक्स के घर की तरफ जाता है जहां वो इस घर में ब्रेक इन करता है। इनके साथ कंफ्यूज हो रहे हैं तो एलेक्स वही एकमात्र बच्चा है जो कि अपनी क्लास से गायब नहीं हुआ था। सो यस, जेम्स एलेक्स के घर में छोटी मोटी चीजें चुराना शुरू करता है, लाइक किचन आइटम्स, सीडीज एंड ऑल। तभी एकदम से जेम्स देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स वहीं सोफा पे बैठे हुए थे और वो एकदम मूर्ति की तरह थे। आई मीन वो हिलडुल भी नहीं रहे थे, एज इफ किसी तरह के ट्रांस में हो। जेम्स इन्हें इग्नोर करके घर के बेसमेंट में जाता है जहां वो गायब हुए 17 बच्चों को ट्रांस स्टेट में खड़ा पाता है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वाज शॉक्ड और इस मोमेंट पे एलेक्स के पेरेंट्स एकदम से जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेम्स यहाँ किसी तरह घर से भाग जाता है। अब बाहर स्ट्रीट्स पे जेम्स मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स को देखता है और यहाँ रिवॉर्ड था $50,000। पैसे की लालच में जेम्स पुलिस को कॉल करके कहता है कि उसे बच्चों की लोकेशन पता है। पुलिस जेम्स से कहती है कि अगर वो सीरियस है, मजाक नहीं कर रहा, तो वो पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करे और उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा। ऐसे में जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां बाहर ही उसे पॉल मिल गया था जो कि वापस जेम्स को चेज करना शुरू कर दिया। जेम्स भागते हुए जंगल में जाता है जहां उसे भी वही क्लाउन जैसी बुढ़िया दिखती है जो कि उसे बुला रही थी। जेम्स यहाँ एक टेंट में छिप जाता है, लेकिन कोई तो उसके टेंट को बाहर से ओपन करने लगता है। जेम्स इंजेक्शन से इस इंसान पे हमला करता है और ये इंसान इंस्पेक्टर पॉल निकलता है। इस हमले से पॉल पूरी तरह भड़क चुका था और वो जेम्स को अरेस्ट करके अपनी कार में डालता है। नाउ जेम्स बचने के लिए पॉल को बताता है कि उसे गायब हुए बच्चों का लोकेशन पता है। जेम्स पॉल को एलेक्स के घर तक ले जाता है और पॉल यहाँ जेम्स को कार में ही बंद करके घर की छानबीन करने जाता है। पॉल घर के अंदर जाता है और काफी देर रात तक बाहर नहीं आता। जेम्स कार के अंदर ही वेट कर रहा था और फिर देर रात एकदम से पॉल ट्रांस में या हिप्नोटाइज स्टेट में बाहर आता है और जेम्स को खींच के एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है। यहीं पे सीन कट होती है। अब दोस्तों यहाँ से चीजें हमें प्रिंसिपल मार्कस के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएंगी। अगर आपको याद हो तो जस्टिन मार्कस को फोन करके बोली थी कि मार्कस को एलेक्स के घर को लीगली चेक करना चाहिए टू सी कि एलेक्स ओके है या नहीं। ये बात मार्कस के दिल में रह गई थी और ऐसे में वो एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलवाया। यहाँ स्कूल में एक अजीब सी क्लाउन टाइप दिखने वाली औरत आती है जो कि खुद को एलेक्स की आंटी बताती है और इनका नाम ग्लैडिस है। ये क्लाउन टाइप औरत काइंड ऑफ वही है जिसके नाइटमेयर्स जस्टिन और आर्चर को आए थे। इनफैक्ट ये जेम्स को भी दिखी थी। ग्लैडिस का कहना था कि एलेक्स के पेरेंट्स बहुत बीमार हैं और वो मार्कस से मिलने नहीं आ सकते। ऐसे में मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलना है और उसे खुद एलेक्स के घर पे आके सब कुछ चेक करना होगा, वरना उसे चाइल्ड सर्विसेज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये सुन के ग्लैडिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब अगले सीन में हम मार्कस को अपने हस्बैंड के साथ घर पे देखते हैं जब एकदम से ग्लैडिस इनके घर पे आती है। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में घुस जाती है, देन एक बाउल ऑफ वाटर मांगती है। इसके बाद ग्लैडिस इनके सामने एक अजीब तरह की लकड़ी निकालती है, काइंड ऑफ लाइक अ प्लांट स्टेम जिसमें कई कांटे थे। इस टहनी में मार्कस के ऑफिस का एक छोटा फ्लैग क्लॉथ बंधा हुआ था जो कि मोस्टली ग्लैडिस मार्कस के स्कूल से चुराई होगी। देन एकदम से ग्लैडिस टहनी के कांटों से अपने हाथ को काटती है, देन खून से पूरे स्टेम को रगड़ती है। अब इससे पहले मार्कस या उसका हस्बैंड ग्लैडिस को रोकता, वो एक छोटी सी बेल बजाती है जिससे मार्कस का एकदम से वशीकरण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मार्कस अब ग्लैडिस के वश में था और ग्लैडिस यहाँ मार्कस के हस्बैंड का बाल काटती है, टहनी पे डालती है और फिर टहनी को तोड़ देती है। टहनी के टूटते ही मार्कस वशीकरण वाले हालत में अपने पति पे ही हमला कर देता है। यह हमला इतना भयावह था कि इसमें मार्कस का पति तो समाप्त होता ही है, साथ ही मार्कस भी पूरी तरह से इंजर्ड हो गया था। देन ग्लैडिस उस लकड़ी को पानी के बोल में डाल देती है जिससे मार्कस रुकता है। बेसिकली ग्लैडिस किसी पे भी वशीकरण कर सकती थी और वशीकरण किए गए आदमी का इस्तेमाल करके वो किसी और को टारगेट कर सकती है, जैसे गाइडेड मिसाइल या टारगेटेड वेपन होता है ना, वैसा ही कुछ। इस पॉइंट पे ग्लैडिस मार्कस को जस्टिन पे छोड़ देती है यूजिंग जस्टिन्स हेयर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एलेक्स की माँ जस्टिन के बाल ले ली थी एंड दिस आल्सो प्रूव्स कि ग्लैडिस ही एलेक्स के पेरेंट्स को भी अपने वश में करके रखी थी। खैर तो इसके बाद ही मार्कस हिप्नोटाइज्ड हालत में नरूटो रन करते हुए पेट्रोल बंक तक गया जहां वो जस्टिन पे हमला कर दिया। उस टाइम जस्टिन के साथ आर्चर भी था और इनके बीच हाथापाई शुरू हुई। जस्टिन किसी तरह कार में भागी और मार्कस वैसे ही अजीब तरह से दौड़ते हुए जस्टिन की कार के पीछे भागा। आर्चर भी इनका पीछा किया और तभी एक गाड़ी मार्कस को ठोक दी जिससे मार्कस का सर फट गया और वो वहीं रोड पे समाप्त हो गया। इस घटना के बाद आर्चर को यकीन हो गया था कि जस्टिन बच्चों को गायब नहीं की है, रादर वो भी विक्टिम ही है। इसलिए ये दोनों मिलते हैं, सुलह करते हैं और मिल के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। आर्चर जस्टिन को अपनी मैप दिखाता है विथ लाइन सेइंग कि बच्चे शायद उसी इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास होंगे। ये देख के जस्टिन तुरंत कहती है कि इंटरसेक्शन पॉइंट वाला घर तो एलेक्स का घर है। ऐसे में ये दोनों एलेक्स के घर के बाहर कार लेके जाते हैं और नजर रखने लगते हैं। यहाँ अगेन सीन चेंज होता है और अब कहानी हमें एलेक्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। मतलब एकदम स्टार्ट से जब बच्चे गायब नहीं हुए थे तो एलेक्स अपने माता पिता के
साथ रहता था, रोज स्कूल जाता था और स्कूल में थोड़ा बुली भी होता था। एक दिन एलेक्स के पिता उसे बताते हैं कि उनके घर पे उसकी माँ की आंटी ग्लैडिस रहने आ रही हैं, जो कि बहुत बीमार हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं है। उस रात एलेक्स देखता है कि उसकी मॉम की आंट ग्लैडिस घर पे आती है, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और एकदम मरने वाली हालत में थी। वो अपने साथ एक अजीब सा प्लांट भी लेके आई थी। अगली सुबह एलेक्स स्कूल जाता है और स्कूल की जब छुट्टी होती है तो उसके पापा उसे पिक करने नहीं आते। ऐसे में एलेक्स पैदल ही घर वापस आता है, जहां घर में वो अपने पेरेंट्स को एकदम हिप्नोटाइज स्टेट में डाइनिंग टेबल पे बैठा पाता है। एलेक्स के पेरेंट्स रोबोट की तरह उससे बातें कर रहे थे और ये देख एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी एलेक्स के सामने ग्लैडिस आती है, जो कि अब पहले से यंग और हेल्दी दिख रही थी। हम ये समझ पाते हैं कि एलेक्स के पेरेंट्स अब ग्लैडिस के वश में हैं। अगर एलेक्स ये बात किसी को बाहर बताएगा तो उसके पेरेंट्स नहीं बचेंगे। ये कह के ग्लैडिस वही कांटों वाली स्टेम या लकड़ी निकालती है और फिर उस पे अपना खून रगड़ के सेम रिचुअल करती है। देन एकदम से एलेक्स के पेरेंट्स अपना फोर्क, वो कांटा चम्मच होता है ना, उसे उठा के खुद के ही चेहरे पे चोट पहुंचाने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन दोनों नहीं रुकते। फाइनली ग्लैडिस उनके लकड़ी को तोड़ के पानी में डालती है, जिससे दोनों रुकते हैं। बेसिकली ये करके ग्लैडिस एलेक्स को डरा रही थी, क्योंकि अगर एलेक्स उनके बारे में किसी को बताता है तो ग्लैडिस एलेक्स के पेरेंट्स को एक झटके में निपटा सकती है। इसके बाद एलेक्स ग्लैडिस को घर में रिचुअल परफॉर्म करते देखता है और ग्लैडिस जो एक प्लांट घर पे लाई थी ना, इसी प्लांट के स्टेम से वो लोगों पे वशीकरण करती थी। वशीकरण के लिए ग्लैडिस को लोगों की कुछ पर्सनल आइटम चाहिए होती थी, जैसे उनका बाल या फिर उनका कोई भी पर्सनल सामान चलेगा। इस रिचुअल की मदद से ग्लैडिस वशीकरण में डाले गए लोगों की एनर्जी पे फीड करती थी, यानी उनके लाइफ फोर्स को छीनती थी ताकि वो खुद यंग और हेल्दी बनने लगे। एलेक्स यहाँ चुपचाप स्कूल जाता, वापस आता, मार्केट से फूड की शॉपिंग करता और वो अपने पेरेंट्स को समहाउ बीन्स वगैरह खिला के जिंदा रख रहा था, वरना उसके पेरेंट्स तो डाइनिंग टेबल पर से हिलते तक नहीं थे। वहीं ग्लैडिस यंग होने लग रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से ग्लैडिस वापस से बीमार पड़ने लगती है और वो एलेक्स से कहती है कि अगर एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों का कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट लाके ग्लैडिस को देगा तो ग्लैडिस एलेक्स और उसके पेरेंट्स को ठीक करके यहाँ से चली जाएगी। ऐसे में अगले दिन एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों के ट्रे लेबल्स यानी नेम स्टिकर्स होते हैं ना ट्रे पे लगे हुए, उनको चुरा लेता है। उस रात ग्लैडिस इन स्टिकर्स की मदद से रिचुअल करती है और रात के ठीक 2:17 पे रिचुअल कंप्लीट होता है। देन ग्लैडिस एक घंटी बजाती है। घंटी बजते वो 17 बच्चे अपने अपने घर से भागते हुए सीधा एलेक्स के घर पे आते हैं एंड देन बेसमेंट में जाके खड़े हो जाते हैं। सो यस, इस तरह से ये 17 बच्चे गायब हुए थे। अब इस घटना के बाद काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ, जिसमें एलेक्स के साथ ग्लैडिस ही रहती थी और एलेक्स डर से अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस भी एलेक्स के घर पे छानबीन करने आई थी, लेकिन ग्लैडिस उस टाइम पे न सिर्फ घर साफ कर ली बल्कि वो 17 बच्चों को फॉरेस्ट में छिपा दी थी। चेकिंग के बाद बच्चे वापस घर के बेसमेंट में आके खड़े हो गए, क्योंकि वो तो ग्लैडिस के ही ऑर्डर को मान रहे थे। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि भले एलेक्स यहाँ अपना वादा पूरा किया, यानी 17 बच्चों के पर्सनल बिलोंगिंग्स को लाया, लेकिन ग्लैडिस अपना वादा पूरा नहीं की। ना तो वो यहाँ से गई, ना ही वो एलेक्स को छोड़ी और उसके पेरेंट्स को अब भी अपने वश में रख रही है। लिटरली वो एलेक्स को एक नौकर की तरह ट्रीट कर रही है। बाय द वे, पॉल और जेम्स भी इसी रिचुअल के कारण वशीकरण में आ चुके हैं, मतलब वो लोग घर के अंदर गए थे ना, तो ग्लैडिस उन पे भी रिचुअल कर दी होगी और अब ये दोनों भी एलेक्स के घर के अंदर ही खड़े हैं। ग्लैडिस यहाँ घर के अंदर सॉल्ट यानी नमक की लाइंस बना दी थी, जिसे वो एलेक्स को क्रॉस करने से मना करती है। अब इस पॉइंट पे जितने भी सारे पर्सपेक्टिव्स या टाइमलाइंस हैं वो एक जगह मिल चुके हैं और यहाँ से कहानी अब एकदम लीनियर रहेगी। नाउ करंटली एलेक्स के घर के बाहर आर्चर और जस्टिन खड़े हैं। पॉल यहाँ ग्लैडिस के कहने पे घर के बाहर जाता है और इशारे से जस्टिन को अंदर बुलाता है। ऐसे में जस्टिन और आर्चर घर के अंदर आते हैं और जैसे ही वो सॉल्ट यानी नमक वाली लाइन को क्रॉस करते हैं, हिप्नोटाइज्ड पॉल और जेम्स इन पे हमला कर देते हैं। ये लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह जस्टिन और एलेक्स पे हमला कर रहे थे और इन्हें कितना भी मारो ये फिर से उठ खड़े होते थे। अंततः जस्टिन पॉल के गन से उसके सर पे गोली मारती है, जिससे पॉल खत्म होता है। देन वो जेम्स के सर पे गोली मार के उसे भी समाप्त करती है, जिससे आर्चर बचता है। इन सीन से हमें पता चलता है कि वशीकरण वाले लोगों को सिर्फ सर पे मार के ही समाप्त किया जा सकता है। नाउ आर्चर बेसमेंट में जाता है, जहां उसे 17 बच्चे ट्रांस स्टेट में खड़े मिलते हैं। वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है और तभी एकदम से ग्लैडिस आती है और उसके बाल काट लेती है। देन ग्लैडिस आर्चर को वश में कर लेती है, जिससे आर्चर जाके जस्टिन पे ही हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स घर में ही अपने कमरे में था और वो एक सॉल्ट लाइन को क्रॉस करता है, जिसके पार उसके पजेस्ड पेरेंट्स थे। ऐसे में उसके पेरेंट्स उसे ही मारने दौड़ते हैं और एलेक्स भागना शुरू करता है। एलेक्स भागते हुए किसी तरह ग्लैडिस के उस कमरे में पहुंच जाता है जिसमें वो रिचुअल्स करती थी। यहाँ वो ग्लैडिस के प्लांट से एक स्टेम तोड़ता है, देन ग्लैडिस के विग से उसका ही बाल निकालता है, फिर वो स्टेम पे अपना खून डाल के स्टेम को तोड़ देता है।
जी हाँ दोस्तों, एलेक्स यहाँ ग्लैडिस को देख के उसका ही रिचुअल सीख चुका था और यहाँ वो रिचुअल ग्लैडिस पे ही कर दिया था। ऐसे में होता यह है कि जो 17 बच्चे पजेस थे वो ग्लैडिस के पीछे ही उसे मारने दौड़ने लगते हैं। ग्लैडिस पूरे शहर में भागना शुरू करती है और ये 17 बच्चे ग्लैडिस के पीछे भागते हैं। शहर के सारे लोग ये नजारा देखते हैं और एक पॉइंट पे बच्चे ग्लैडिस को पकड़ लेते हैं और उस पे हमला करके उसे काइंड ऑफ खाने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में ये बच्चे ग्लैडिस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और ग्लैडिस के समाप्त होते सबका वशीकरण टूट जाता है। जी हाँ, आर्चर भी अपने होश में आता है और जस्टिन भी बच जाती है। अब आर्चर का वशीकरण तुरंत ही हुआ था तो वो एकदम ठीक था, लेकिन बाकी लोग जिनका वशीकरण हुए कुछ टाइम हो गया था वो कहीं ना कहीं जिंदा लाश की तरह बन गए थे, जैसे वो 17 बच्चे और एलेक्स के पेरेंट्स। आर्चर यहाँ अपने बेटे मैथ्यू से फाइनली मिल पाता है, ऑल्दो मैथ्यू कुछ बोल नहीं रहा था। अब यहाँ अगेन वॉइस ओवर से हमें बताया जाता है कि एलेक्स के पेरेंट्स 2 साल बाद भी ठीक नहीं हुए हैं। इनफैक्ट उन्हें अब तक खाना खिलाना पड़ता है। वहीं एलेक्स अब अपनी एक दूसरी आंट के साथ रहता है जो कि अच्छी और नॉर्मल आंटी हैं। बच्चों की बात की जाए तो वो भी कुछ बोलते नहीं है, ऑल्दो 1 साल के बाद कुछ बच्चे रिकवर कर रहे हैं और बोलना शुरू कर दिए हैं। इसी पॉइंट पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वेपन्स मूवी की कहानी एंड इट वाज अ माइंड ब्लोइंग मूवी। स्पेशली फिल्म की डायरेक्शन बहुत अमेजिंग थी। नाउ आई नो कि यहाँ आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, तो चलिए हम और आप मिलकर कहानी को और डीपली समझते हैं और आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। सो अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ग्लैडिस नाम की एक औरत थी जो कि एलेक्स के माँ की आंटी बोलती हैं खुद को। वो इनके घर पे आती हैं, देन वो एलेक्स के पेरेंट्स का वशीकरण करके उनके लाइफ फोर्स पे फीड करती है जिससे वो थोड़ी यंग और हेल्दी हो जाती है। इतने से उसका काम नहीं बना, यानी वो फिर से बीमार पड़ने लगी, तो वो एलेक्स को ब्लैकमेल करके उसके क्लासमेट्स का भी वशीकरण करती है जिससे उन्हें और स्ट्रेंथ मिलता है। जब उनका भांडा फोड़ होने लगता है तो वो शहर छोड़ के भागने की सोचती हैं, लेकिन तभी जस्टिन और आर्चर एलेक्स के घर में आ जाते हैं। देन यहाँ इधर उधर बहुत कांड होता है, लेकिन एलेक्स फाइनली हिम्मत करके ग्लैडिस के रिचुअल उस पे ही इस्तेमाल करता है जिससे ग्लैडिस खत्म हो जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि ग्लैडिस का रिचुअल काम कैसे करता है और उसका मकसद क्या था। देखो, इस रिचुअल में ग्लैडिस को अपने विक्टिम की एक पर्सनल आइटम चाहिए होती है, लाइक उनके बाल या उनका कपड़ा और इवन नेम प्लेट्स। देन ग्लैडिस अपने खास पौधे की टहनी पे ये पर्सनल आइटम बांध देती है, फिर इस पे अपना खून लगाती है। इसके बाद जैसे ही वो घंटी बजाती उसका विक्टिम ग्लैडिस के वश में आ जाता था। वशीकरण में आया व्यक्ति ग्लैडिस के कहने पे दूसरों पे हमला कर सकता था, स्पेशली जब ग्लैडिस स्टेम को तोड़ती थी। अब स्टेम पे उस व्यक्ति के बाल वगैरह लगा के तोड़ा जाता था जिसपे हमला करना हो। पानी में स्टेम को डालने से यह हमला बंद करवाया जा सकता था। अब ग्लैडिस ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी, मे बी कई 100 साल की हो, और वो दूसरों के लाइफ फोर्स पे फीड करके खुद को जीवित या हेल्दी रख रही थी। वो एलेक्स के पेरेंट्स पे काफी दिन तक फीड की और यही वजह है कि ग्लैडिस के खत्म हो जाने के बाद भी एलेक्स के पेरेंट्स ठीक नहीं हुए, क्योंकि उनकी लाइफ फोर्स काफी हद तक खत्म हो चुकी थी जिसे ग्लैडिस कंज्यूम कर चुकी थी। वहीं कुछ बच्चे 1 साल बाद रिकवर होने लग गए और बोलने भी लगे क्योंकि उन पे ग्लैडिस पूरी तरह से फीड नहीं करी थी। अब अगर आप आर्चर के वशीकरण को देखो तो वो तुरंत ही ठीक हो गया क्योंकि उसका वशीकरण तुरंत ही हुआ था। सो यस, आर्चर पे कोई असर नहीं हुआ। इस फिल्म में ग्लैडिस लोगों को अपने पर्सनल वेपन की तरह इस्तेमाल करती थी, लाइक कैसे वो मार्कस को यूज की टू अटैक ऑन जस्टिन, और मार्कस भी लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह जस्टिन के पीछे पड़ गया और इसलिए फिल्म का नाम वेपन्स है। इनफैक्ट फिल्म में आर्चर को एक नाइटमेयर का सीन भी आया था जहां उसे हवा में एक गन दिखता है जिसपे 217 लिखा था, यानी 2:17। नाउ एक और सवाल यह है कि आखिर ग्लैडिस थी कौन। फिल्म में हमें बताया गया है कि वो एलेक्स के माँ की आंटी थी, बट आई बिलीव कि ग्लैडिस उससे भी ओल्ड औरत है। वो किसी तरह की विच है जो कि समहाउ इनके परिवार में आई और पूरे शहर में तहलका मचा के रख दी थी। अब ग्लैडिस के पास वो पावरफुल प्लांट आया कहां से? वेल, इसके बारे में हमें बताया नहीं गया है, लेकिन जिस तरह से ये मूवी फेमस हो रही है, आई एम प्रीटी श्योर कि इसका प्रीक्वल हमें जरूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल ग्लैडिस एक पैरासाइट की तरह थी जो कि दूसरी की लाइफ फोर्स पे जीती थी, और फिल्म में इसका हमें सटल हिंट एकदम शुरुआत में ही दिया गया था जहां जस्टिन अपने क्लास को पैरासाइट के बारे में पढ़ा रही थी। फिल्म में लोग जस्टिन पे इल्जाम लगा रहे थे क्योंकि वो अपने क्लास के बच्चों को हक करती थी, उन्हें कभी कदार घर तक छोड़ाती थी, जो कि पेरेंट्स के हिसाब से बाउंड्री क्रॉस करना था, जबकि जस्टिन एक्चुअली में बच्चों की केयर करती थी। हालांकि जस्टिन को पीने की आदत थी और उसके ऊपर पी के गाड़ी चलाने का इल्जाम भी पास्ट में लगा था, लेकिन इस सब के बावजूद वो दिल से बुरी नहीं थी। आर्चर भी अपने बेटे मैथ्यू को खोने के बाद हार नहीं माना और अंततः उसे अपना बेटा मिल ही गया। एक और अजीब बात यह है कि आर्चर और जस्टिन को ग्लैडिस के नाइट में तब से आने लग गए थे जब ये दोनों ग्लैडिस से मिले तक नहीं थे, तो ऐसा कैसे हुआ? वेल, ग्लैडिस के सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस की वजह से आर्चर और जस्टिन को नाइटमेयर्स आते होंगे, ना कि इसलिए कि वो लोग उससे मिले नहीं थे। ग्लैडिस का रिचुअल, उसकी शक्तियां इतनी पावरफुल थी कि उसका असर उन लोगों पर भी हो सकता था जो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थे। इनफैक्ट जेम्स तक को ग्लैडिस दिखी थी इन द जंगल जब जेम्स उस घर में घुसा था उसके बाद। इन शॉर्ट, ग्लैडिस का रिचुअल सिर्फ फिजिकल कंट्रोल तक सीमित नहीं था, बल्कि वो साइकोलॉजिकल रूप से भी लोगों को परेशान कर सकती थी। आर्चर और जस्टिन दोनों ही ग्लैडिस के क्राइम्स के विक्टिम्स थे, इसलिए उन्हें ग्लैडिस के विजन्स और नाइटमेयर्स आए।
तो फिल्म के शुरुआत में हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहां कई लोग मिलकर साइमन और कैरी को ढूंढ रहे थे। इस सर्च पार्टी में 2 डॉग्स भी थे जो कि एक केव के अंदर जाते हैं और वहां छोटे पूल में जमा हुआ पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद ये दोनों डॉग एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगते हैं। इनफैक्ट उस रात ये दोनों डॉग एक दूसरे में फ्यूज होने लग गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था मानो ये डॉग एक दूसरे से जुड़ के एक सिंगल एंटिटी बन गए हों और यहीं पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक कपल से मिलते हैं जिनका नाम है मिली एंड टिम। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम से हैं, ऑल्दो इनकी शादी नहीं हुई है। टिम एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है जिसे रॉक स्टार बनना है, लेकिन इस ड्रीम के पीछे भागते भागते वो 35 साल का हो चुका है और फिलहाल उसके पास कोई ढंग का काम नहीं है। वहीं मिली एक टीचर है और उसकी जॉब काफी स्टेबल है। ये दोनों अपने घर पे एक पार्टी रखे होते हैं क्योंकि दोनों टाउन से मूव होके कंट्री साइड जा रहे थे जहां मिली को एलिमेंट्री स्कूल में नई जॉब मिल गई थी। अब मूव होने का रीजन सिर्फ नया जॉब ही नहीं था, क्योंकि जॉब तो एनी हाउ मिली के पास टाउन में भी था। रादर रीजन ये था कि कुछ टाइम से टिम इमोशनली और फिजिकली डिस्टेंट हो गया था फ्रॉम मिली। ये तब हुआ जब टिम के पेरेंट्स इस दुनिया को छोड़ के चले गए और क्योंकि मिली और टिम को अपने प्यार को फिर से पहले जैसा करना था तो ये दोनों टाउन छोड़ के कंट्री साइड जाने का डिसीजन लिए थे। तो इनके जाने के फेयरवेल पार्टी के दौरान मिली यहाँ टिम को सबके सामने प्रपोज करती है, लेकिन टिम हाँ बोलने से पहले काफी हिचकिचाता है। हालांकि टिम हाँ बोल देता है, लेकिन उसकी हेजिटेशन बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग थी, नॉट जस्ट फॉर मिली बल्कि जो लोग पार्टी में आए थे उनके लिए भी। अब उस रात टिम को एक अजीब नाइट में आता है जहां वो एक वियर्ड सी लेडी को देखता है। अब ये नाइट में टिम को क्यों आया ये आपको एक्सप्लेनेशन में आगे पता चलेगा। खैर अगले सीन में हम मिली और टिम को टाउन छोड़ के कंट्री साइड आते देखते हैं और यहाँ ये लोग जंगल के पास वाले घर में रहने वाले थे। अब दोस्तों ये वही गाँव या जंगल का एरिया है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। आई मीन जहाँ साइमन और कैरी को सब ढूंढ रहे थे और कुत्ते आपस में जुड़ गए थे पानी पीने के बाद। एनीवेज टिम और मिली इस नए घर में सेटल होते हैं और यहाँ टिम को कुछ गंदी सी स्मेल आती है। ढूंढने पे उसे कुछ चूहे सीलिंग में मिलते हैं जो कि अजीब तरह से जुड़े हुए थे और टिम इन्हें बाहर फेंकता है। अगले सीन में मिली नए स्कूल को ज्वाइन करती है और यहाँ उसकी एक सीनियर टीचर से दोस्ती होती है जिनका नाम जेमी मकेब था। जेमी उसी एरिया में रहते थे जहाँ मिली का नया घर था और जेमी बताते हैं कि इस एरिया में ट्रेकिंग के ढेर सारे अमेजिंग स्पॉट्स हैं। ऐसे में छुट्टी वाले दिन टिम और मिली ट्रेकिंग करने निकलते हैं, लेकिन तेज बारिश और तूफान की वजह से ये दोनों खो जाते हैं। तभी एकदम से टिम एक गड्ढे में गिर जाता है और नीचे एक बड़ा सा केव था। टिम को निकालने के चक्कर में मिली भी इस केव में गिर जाती है और ऐसे में तूफान रुकने तक ये केव के अंदर ही समय बिताने का सोचते हैं। इस केव में एक बड़ा सा बेल था और केव को देख के ऐसा लग रहा था मानो पहले यहाँ किसी तरह का कल्ट रहता होगा। इनफैक्ट इनके ट्रेकिंग वाले रूट पे इन्होंने इस तरह के डिफरेंट साइज वाली बेल्स को देखी थी। जो भी हो, ये दोनों केव में रेस्ट करते हैं, आग जलाते हैं और प्यास लगने पे वहाँ के एक छोटे पॉन्ड का पानी पीते हैं। अब दोस्तों ये वही पॉन्ड है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, जिसमें से 2 कुत्ते पानी पिए थे। टिम और मिली यहाँ आपस में बातें भी करते हैं जिससे हमें टिम के ट्रॉमा के बारे में पता चलता है। बेसिकली जब टिम छोटा था तो एक बार उसके डैड ने उससे कहा कि तुम्हारे रूम से कुछ बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, तो पता लगाओ कि ये गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। टिम को इस स्मेल का सोर्स नहीं पता लगा, लेकिन टिम के डैड उसके रूम में एक मरे हुए चूहे को ढूंढ निकाले। इससे पता चलता है कि टिम और उसके डैड काफी क्लोज थे और हाल ही में टिम के डैड खत्म हो गए। अब ये बात टिम को तब तक पता नहीं चली जब तक टिम अपने पेरेंट्स को विजिट करने उनके घर नहीं गया। तो हुआ ये था कि टिम के पिता जब खत्म हुए तो टिम की माँ का साइकोटिक ब्रेक डाउन हो गया था और वो अपने पति के मृत शरीर के साथ ही दिनों से जी रही थी, सो रही थी। ऐसे में जब टिम घर आया तो वो अपने पिता के शरीर को सड़ता हुआ पाया और उसकी माँ अजीब तरह से स्माइल कर रही थी। इस घटना के बाद उसकी माँ भी नहीं बची और टिम को जो एक नाइट में आया था किसी औरत के स्माइल करने का, उसे उसकी माँ की नाइट में आ रही थी। मतलब वो जो सीन देखा था वो। और यही वजह है दोस्तों कि अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद टिम थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल हो गया है और उसे सड़ने की गंदी स्मेल से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। खैर बातचीत करने के बाद टिम और मिली केव में ही सो जाते हैं और देर रात जैसे जैसे टिम सांस ले रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये केव जीवित होकर उसके साथ सांस ले रही है। अब सुबह इनकी नींद खुलती और ये दोनों पाते हैं कि इनका एक पैर आपस में चिपक गया है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें लगता है कि केव में कुछ चिपकने वाला पदार्थ होगा जिससे ऐसा हुआ है और ऐसे में दोनों बड़ी मुश्किल से अपने पैर को अलग करते हैं जिसमें इनका स्किन भी डैमेज होता है। इसके बाद दोनों केव से निकल के घर वापस पहुंच जाते हैं। अब घर पे अचानक से टिम मिली की तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होने लगता है, जबकि ये दोनों काफी समय से इंटीमेट नहीं हुए थे। ये बात मिली को अजीब लगती है और इसके बाद मिली टाउन में जाती है। वहीं टिम शावर में होता है जहां वो एकदम से ट्रांस में जाता है और जैसे जैसे मिली की गाड़ी टर्न हो रही थी वैसे ही टिम भी बाथरूम में इधर उधर हिल रहा था एज इफ वो मिली से कनेक्टेड हो। किसी तरह टिम अपने होश में आता है और वो सीधे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर का कहना था कि टिम को शायद एंजाइटी अटैक आया होगा और ऐसे में वो उसे मसल रिलैक्स करने की टैबलेट्स देते हैं। बातों बातों में डॉक्टर ये भी बताते हैं कि इस टाउन में हाल ही में एक
कपल ट्रेकिंग के दौरान गायब हो गए और उनका नाम था साइमन एंड केरी। घर आके टिम साइमन और केरी के बारे में गूगल करता है, उनके प्रोफाइल्स को स्टॉक करता है और टिम यहाँ पाता है कि वो दोनों भी उसी केव के पास ट्रेकिंग करने गए थे जहाँ टिम एंड मिली गए थे। एंड देन तो हम जानते ही हैं कि साइमन एंड केरी कभी मिले नहीं, वापस नहीं आए। खैर अब उस रात टिम और मिली के घर जेमी मकैब आता है और तीनों साथ में खाते पीते हैं। बातों बातों में टिम और मिली के रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स बाहर आने लगती है, जैसे टिम करियर में कुछ नहीं कर रहा और वो ड्राइविंग तक नहीं जानता। वहीं टिम का कहना था कि मिली ही लाइफ की सारी डिसीजंस लेती है और टिम को ऐसा लगता है मानो वो मिली के साथ ट्रैप हो चुका है। इन बातों से माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लग जाता है। स्टिल ये लोग बात बदल के ट्रेकिंग डिस्कशन करने लग जाते हैं कि कैसे टिम और मिली एक केव में फंस गए थे जो कि किसी कल्ट वाली जगह लग रही थी। ये सुन के जेमी बताता है कि काफी पहले उस जगह पे एक न्यू एज चर्च थी, लेकिन चर्च के मेंबर्स कम होने लग गए। फिर कुछ नेचुरल इवेंट्स के कारण चर्च टूट गया और अब वो एक अबैंडन्ड केव की तरह है। खैर बातचीत के बाद जेमी वापस घर चला जाता है। उसके जाते टिम वापस से एकदम मिली की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे किस कर लेता है। किस के दौरान इनके होठ चिपक जाते हैं जिससे मिली को दर्द होता है और ऐसे में मिली भड़क जाती है। मिली का कहना था कि टिम महीनों से उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ है और अचानक वो एकदम इंटीमेट होता है जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स और वापस अपने शेल में चला जाता है। तो झगड़ा करके दोनों सोने जाते हैं और बीच रात मिली को लगता है एज इफ टिम उसका बाल खींच रहा है। वो लाइट जलाती है और पाती है कि टिम के मुंह के अंदर मिली के बाल थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था एज इफ टिम बाल को निगल रहा हो। मिली तुरंत अपने बाल टिम के मुंह से निकालती और इस घटना से दोनों शॉक्ड थे। टिम का कहना था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मिली का इतना सारा बाल उसके मुंह में आ गया था। एनीवेज अगली सुबह मिली टिम को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ती है क्योंकि टिम शहर जा रहा था टू परफॉर्म फॉर अ बैंड। मिली टिम को ड्रॉप करके अपने स्कूल जाती है और मिली के जाते ही टिम वापस ट्रांस में जाके मिली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो अपनी ट्रेन भी छोड़ देता है। देन चलते हुए सीधा मिली के स्कूल जाता है। मिली उसे स्कूल में देखती है और सीधा किड्स बाथरूम में लेके जाती है टू आस्क कि वो यहाँ क्यों आया है। टिम यहाँ बिना कुछ सुने मिली के साथ इंटीमेट होने लगता है और मिली भी रेजिस्ट नहीं कर पाती। आफ्टर देयर इंटीमेसी ये दोनों वापस चिपक के फंस चुके थे। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पा रहे थे और तभी एक स्टूडेंट वॉशरूम में आता है। वो स्टॉल के अंदर आवाजें सुन के जेमी मकैब को बुला लेता है और जेमी के आने से पहले ये दोनों किसी तरह एक दूसरे से अलग होते हैं। जेमी मिली से पूछता है कि वो स्टूडेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही है और मिली यहाँ कुछ स्टूपिड बहाने बना देती है। वहीं टिम बाथरूम स्टॉल में छिप गया था। जेमी मिली को स्टूडेंट्स वॉशरूम में दोबारा जाने से मना करता है, लेकिन जाते जाते जेमी को एहसास हो जाता है कि मिली के साथ बाथरूम में टिम भी था। अब इस घटना के बाद मिली टिम पे बहुत ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसके इस हरकत से मिली की जॉब भी जा सकती थी और इनका घर मिली के पैसों से ही चलता है। स्कूल आवर्स के बाद मिली जेमी के घर जाती है ताकि वो आज वाली इवेंट्स के लिए सॉरी बोल सके। जेमी मिली को चिल करने कहता है एज वो उस बात को हल्के में ही लिया था। यहाँ मिली जेमी के सामने कहने लगती है कि कैसे वो टिम से डिस्टेंट हो चुकी है और उनकी रिलेशनशिप भी अब बहुत बुरे पड़ाव पे है। ये सुन के जेमी प्लेटो की एक थियरी बताता है कि कैसे पहले जब इंसान को बनाया गया था तो इंसान के पास 2 सर था, 4 हाथ थे और 4 पैर थे, लेकिन इंसानों का ये फॉर्म बहुत पावरफुल था जिससे ज्यूस डरने लगा। इसलिए इंसानों की पावर कम करने के लिए ज्यूस ने इंसानों को 2 भाग में बांट दिया, यानी 1 सर, 2 हाथ और 2 पैर के साथ। तो अब इंसान जिंदगी भर अपने दूसरे भाग को ढूंढते रहते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि इंसान का सोलमेट होता है। सो यस इट्स पॉसिबल कि मिली का सोलमेट शायद टिम है और दोनों मिलके बहुत पावरफुल हैं। जेमी यहाँ ये भी बताता है कि उसका भी हस्बैंड हुआ करता था लेकिन अब वो नहीं है। अब इन्हीं बातों के दौरान मिली नोटिस करती है कि टिम यहाँ जेमी के घर के बाहर आ चुका था और ऐसे में मिली तुरंत जेमी के घर से निकल लेती है। बाहर वो टिम पे फिर से भड़कती है, लेकिन टिम का कहना था कि वो अनयूजुअली मिली की तरफ तब से अट्रैक्ट होने लगा है जब से ये दोनों उस केव में फंसे थे। टिम के हिसाब से यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मिली उसकी बात नहीं मान रही थी। अब उस रात टिम अपने लैपटॉप में साइमन और केरी के गायब होने वाली बात पे रिसर्च कर रहा था कि तभी उसके कमरे के बाहर मिली आती है। कमरे का दरवाजा बंद था तो ऐसे में मिली एकदम लेविटेट होके टिम की तरफ खींचने लग गई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों ऑपोजिट मैग्नेट जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। टिम थप्पड़ मार के मिली को होश में लाता है और मिली खुद भी शॉक में थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। इतना सब के बावजूद मिली मानने को तैयार नहीं थी कि यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल है। हम व्यूअर्स तो ये तक नोटिस करते हैं कि मिली का बहा हुआ खून भी टिम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब उस रात दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन बीच रात दोनों अपने आप खिंचते हुए एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। ये दोनों अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों खींचे ही चले जा रहे थे। एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे से टच हो जाते हैं और इनका हाथ एक होने लग जाता है, मतलब एक दूसरे के अंदर हाथ समा रहा था। जी हाँ दोस्तों, दोनों का हाथ मिलते हुए पूरा शरीर ही एक होने लग गया था और इनके शरीर के अंदर हलचल भी हो रही थी। ऐसे में टिम और मिली तुरंत मसल रिलैक्स करने वाले टैबलेट्स खाते हैं जिससे इनका मसल रिलैक्स होता है और ऐसे में दोनों थोड़ा सा अलग हो पाते हैं। इस पॉइंट पे दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब टिम को होश आता है तो वो
पाता है कि मिली एक सॉ लेकर इनके चिपके हुए हाथ को अलग करने वाली थी। मिली सॉ की मदद से इनके चिपके हुए हाथ को अलग करती है और इन्हें समझ आ जाता है कि फिलहाल तो मसल रिलैक्सेंट का असर इनके शरीर पे है, लेकिन जैसे ही दवा का असर कम होगा दोनों फिर से चिपकने लग जाएंगे। ऐसे में मिली डिसाइड करती है कि वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि उसकी कार की कीज जेमी के घर पे ही रह गई हैं। ऐसे में मिली जेमी के घर की तरफ जाती है और वो टिम को यहीं रुकने कहती है। टिम प्रॉमिस करता है कि वो यहीं पे वेट करेगा, लेकिन मिली के जाते वो वापस केव की तरफ जाता है ताकि वो अपने एंड पे इस सुपरनैचुरल चीज की छानबीन कर सके। अब केव के अंदर टिम यहाँ साइमन और केरी को पाता है, लेकिन इनका शरीर एक दूसरे के साथ अजीब भद्दे वे में चिपक गया था। यानी दोनों एक हो गए थे, लेकिन बहुत ही अजीब मॉन्स्टर जैसे दिख रहे थे इन अ वेरी बैड वे। ये देख के टिम डरता है और यहाँ अजीब सा क्रीचर टिम से मदद मांग रहा था। साइमन के गले में एक चाकू भी लगा हुआ था और इसी की मदद से टिम खुद को डिफेंड करता है और केव से बाहर भागता है। इस सीन से हम समझ गए कि साइमन और केरी भी ट्रेकिंग करते हुए इसी केव में आए होंगे, पानी पिए होंगे और चिपक गए होंगे। दूसरी तरफ मिली जेमी के घर जाती है और इस बार वो जेमी के घर पे वही बेल नोटिस करती है जो कि वो केव में देखी थी। जेमी का घर खाली था और यहाँ टीवी पे जेमी की वेडिंग वाली टेप चल रही थी। इस वेडिंग में दो आदमी थे जिनकी शादी हो रही थी और ये दोनों थोड़ा बहुत जेमी जैसे दिख रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी जेमी नहीं था। देन टेप में आगे एक रिचुअल होता है जिसके तहत ये दोनों आदमी केव के अंदर वाले पॉन्ड का पानी पीते हैं। देन दोनों अपने हाथ को कट करके टच करते हैं और दोनों फ्यूज होने लगते हैं। फ्यूजन के बाद दोनों एक इंसान बनते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि जेमी था। जी हाँ दोस्तों, तभी जेमी यहाँ आता है और वो मिली से कहने लगता है कि वो दोनों पूरा होने के बाद ज्यादा खुश हैं। इनफैक्ट जेमी यहाँ मिली से रिक्वेस्ट करता है कि वो टिम के साथ फ्यूजन कंप्लीट करे विद हर विल, वरना दोनों गंदे तरीके से फ्यूज हो जाएंगे, जैसा शायद साइमन और केरी के साथ हुआ। जेमी यहाँ मिली के हाथ में अपनी अंगूठी से एक गहरा कट लगाता है, ठीक वैसा कट जैसा वीडियो में रिचुअल के दौरान उनके हाथ में लगाया गया था, लेकिन मिली यहाँ अपनी जान बचाकर भागती है। फाइनली मिली अपनी ड्राइव वे में आती है जहाँ टिम भी आ चुका था। ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच रहे थे और ऐसे में टिम मिली को उस क्रीचर के बारे में बताता है जो उसने केव में देखा। टिम डिड्यूस करता है कि वो क्रीचर दोनों लोगों के फ्यूजन रेजिस्ट करने का रिजल्ट था, जिसमें साइमन हाफ मिड फ्यूजन ही खत्म हो गया था। टिम कहता है कि वो उनकी तरह नहीं बनना चाहता और मिली को बचाने के लिए वो खुद को खत्म कर लेगा ताकि इनका फ्यूजन ना हो। टिम यहाँ मिली को प्रपोज भी करता है, लेकिन तभी मिली बेहोश हो जाती है क्योंकि जेमी के कट से उसका बहुत सारा खून बह गया था। अब जब मिली को होश आता है तो वो पाती है कि टिम उसके हाथ के साथ फ्यूज होकर उसे ब्लड फ्लो दिया, जिससे मिली की जान बची। इस पॉइंट पे ये दोनों अपनी किस्मत एक्सेप्ट करते हैं और फिर मिली के फेवरेट सॉन्ग पे फ्यूज होते हुए डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे इनका पूरा शरीर ही एक दूसरे में सम्मिलित होने लगता है, एकदम अट्रैक्ट होते हुए। इवन आईज, ऐसा लग रहा था मानो दो लोग एक सिंगल बीइंग में फ्यूज होने वाले हैं। और यहीं पे सीन कट हो जाता है ना। उस वीकेंड मिली के पेरेंट्स विजिट करने आते हैं। वो टिम और मिली के घर का दरवाजे पे नॉक करते हैं और यहाँ इनके घर के बाहर भी अब केव जैसा बेल था। ना इनके लिए दरवाजा एक अनजान आदमी खोलता है जो कि क्लियरली टिम और मिली का एक नया सम्मिलित रूप था, यानी एक एंड्रोजीनस पर्सन जिसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण थे। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टुगेदर फिल्म की कहानी एंड आई नो आपके मन में अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे, बट डोंट वरी क्योंकि यहाँ मैं क्लियरली आपको फिल्म में दिखाए गए रिचुअल के बारे में बताऊंगा। सो इस फिल्म का मेन हॉरर एलिमेंट एक पुराने कल्ट का रिचुअल है जो फ्यूजन यानी दो अलग बॉडीज का एक सिंगल एंटिटी में मर्ज होने पे बेस्ड है। केव के अंदर जो बेल और पॉन्ड दिखते हैं वो इस कल्ट का सेक्रेड प्लेस लगता है। और दोस्तों उस केव वाले पॉन्ड के पानी में कुछ तो खास जरूर है। रिचुअल में पार्टिसिपेंट्स पॉन्ड का पानी पीते थे जो शायद कोई सुपरनैचुरल या पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है, जिससे दो लोगों की बॉडीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर मर्ज होने लग जाती है। मूवी में डॉग्स, टिम मिली, साइमन केरी का फ्यूजन सिर्फ पानी पीने के बाद ही स्टार्ट होता है, इसलिए क्लियरली पानी ही इस प्रोसेस का कैटलिस्ट है। अब यहाँ गेम ये है कि अगर दो लोग खुशी खुशी फ्यूज होते हैं अपनी मर्जी से तो ये फ्यूजन परफेक्ट होता है जहाँ सिंगल इंसान बचेगा लेकिन उसके पास सोच और पावर दोनों की होगी। लेकिन अगर दोनों लोग रेजिस्ट करते हैं तो ये फ्यूजन गंदा सा हो जाएगा जैसा साइमन और केरी के साथ हुआ। नाउ जेमी भी फ्यूजन का रूप था और यहाँ जेमी हमें इस कल्ट की हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत बताता है। जेमी के मुताबिक पहले ये एक फ्लरिशिंग कम्युनिटी थी लेकिन धीरे धीरे मेंबर्स कम होते गए। थियरी ये है कि मेंबर्स एक्चुअली कम नहीं हुए बल्कि वो एक हो गए। जब दो लोग फ्यूजन के बाद फिजिकली एक बन जाते हैं तो कल्ट के हेड काउंट में वो एक ही मेंबर काउंट होते हैं। इसीलिए पूरी कम्युनिटी धीरे धीरे श्रिंक हो गई जब तक सिर्फ कुछ फ्यूज्ड बीइंग्स ही बचे। मान के चलो 100 लोग होंगे तो 50 ही बचे। प्लेटो की एंड्रोजाइन मिथ का रेफरेंस यहाँ सिंबॉलिक है, मतलब सोलमेट के साथ पूरा हो जाना, लेकिन मूवी में ये मेटाफर लिटरल बन जाता है, मतलब एक्चुअली में एक ही हो जाते हैं लोग। अब फ्यूजन का मतलब यहाँ सिर्फ इमोशनल यूनिटी नहीं बल्कि बायोलॉजिकल और फिजिकल मर्जर
क्लोजर है। जेमी के लिए फ्यूजन एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है, लेकिन साइमन केरी जैसा फेल्ड फ्यूजन एक बॉडी हॉरर नाइटमेयर बन जाता है। तभी मैंने कहा कि अगर दो लोग अपने मन से विलिंगली कंसेंट के साथ फ्यूज होते हैं तो वो एक पावरफुल कंप्लीट बीइंग बन जाएंगे। अब केव के अंदर जो पानी है वो कहां से आया? वेल, इसके बारे में मूवी में नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ दो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं। पहला ये कि पानी में कोई एंशिएंट एलियन या फंगल पैरासाइट हो जो होस्ट के डीएनए को मर्ज करता है, और दूसरा ये कि बेल्स ऑफ पॉन्ड कल्ट के लिए एक ऑकल्ट एनर्जी सोर्स है जो सुपरनैचुरल फ्यूजन ट्रिगर करता है। शायद इस कल्ट ने ही इस पानी को बनाया होगा, या फिर ये लोग एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किए और इसकी पूजा करने लग गए। जेमी यहाँ शुरू में ही ट्रेकिंग की बात करता है, यानी जेमी चाहता था कि पार्टनर्स उसकी तरफ फ्यूज हो जाएं और उसके कल्ट में फ्यूज्ड लोग बढ़ जाएं। अब हालांकि ये कल्ट है, लेकिन ये लोग बस आपस में फ्यूज हो रहे हैं और किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, एक्सेप्ट कि ये दूसरे पार्टनर्स को भी देख के उन्हें फ्यूज करवाना चाहते हैं। इससे नए फ्यूज लोग इनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, जैसे लास्ट में टिम और मिली बने, यानी कि उनके घर के बाहर भी हम बेल लटका देखे जो कि इनके कम्युनिटी का सिंबलिज्म है। अब फिल्म में दिखने वाला बेल इस फ्यूज कम्युनिटी की एक तरह की निशानी है। इनफैक्ट इस कम्युनिटी का एक सिंबल भी था जो कि बेल पे बना हुआ था। यहाँ बेसिकली हमें प्लेटो की थियरी का एक ट्विस्टेड वर्जन दिखाया गया है। अब प्लेटो वाली थियरी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, स्टिल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्लेटो की थियरी एंड्रोजाइन मिथ के हिसाब से पहले ह्यूमंस 4 हाथ 4 पैर और 2 चेहरे वाले पावरफुल बीइंग्स थे। उनकी ताकत से घबराकर ज़्यूस ने उन्हें आधा आधा काट दिया ताकि वो कमजोर हो जाएं। तब से हर आधा अपने अधूरे आधे को ढूंढता है, जिसे हम सोलमेट कहते हैं, ताकि वो फिर से पूरा बन सके।